नमस्कार। आज बीए प्रथम वर्ष का जो टॉपिक हम देखेंगे उसका नाम है संसदात्मक शासन व्यवस्था, अर्थ, विशेषताएं, गुण और दोष। तो सबसे पहले हम अर्थ पे आते हैं। तो सबसे पहली बात कि लोकतंत्र में दो प्रकार की शासन प्रणालियां सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रचलित भी हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। इन दोनों प्रणालियों में अंतर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के कारण है। जहाँ कार्यपालिका और संसदात्मक सरकार हैं, वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिकाएं पृथक हैं, और जहाँ एक दूसरे में परस्पर नियंत्रण करती हैं तथा कार्यपालिका प्रमुख वास्तविक शासक है, वहाँ अध्यक्षात्मक सरकार है। यानी सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अलग पारस्परिक संबंध के आधार पर हम इन शासन व्यवस्थाओं का निर्धारण करते हैं। अगर शासन व्यवस्थाओं में सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है, यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के कार्य पृथक पृथक होते हैं, तो ऐसे में और एक दूसरे पर किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं है, तो ऐसी शासन व्यवस्थाएं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाएं कहलाती हैं। और जिनमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच पारस्परिक संबंध होता है, ऐसी व्यवस्थाएं संसदात्मक शासन व्यवस्थाएं कहलाती हैं। फिर हम आते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ। सबसे पहली बात, संसदात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका का प्रधान यानी मुख्य कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वहीं वास्तविक कार्यपालिका होती है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संगठित कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने है भारत, ब्रिटेन और भी बहुत से राष्ट्र हैं जिन्होंने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। फिर है, वास्तव में इस शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, जो प्राय राष्ट्रपति होता है, और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका, जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। यह उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर संगठित होती है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पदों पर रहती है जब तक कि संसद का उसमें विश्वास हो। इसका उदाहरण हमें इंग्लैंड और भारत की शासन प्रणालियों में मिलता है। यह प्रणाली वास्तव में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। शासन के तीनों अंगों में सबसे अधिक महत्व संसद को दिया जाता है। मतलब अगर देखा जाए कि इन प्रणालियों का जो डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है वो संसद ही है। तो जिन शासन प्रणालियों में संसद की सर्वोच्चता हो और संसद के प्रति ही कार्यपालिका उत्तरदायी हो, ऐसी शासन व्यवस्थाएं जो हैं वो संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। और दूसरी बात जो इसमें हमें देखने को मिली है कि कार्यपालिकाएं 2 प्रकार की हैं, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की प्राय राष्ट्रपति, और अगर ब्रिटेन के संदर्भ में देखा जाए तो वहाँ जो है राजा, और वास्तविक कार्यपालिका जो है वो है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। फिर हम आगे आते हैं कि संसदात्मक शासन की क्या परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दी हैं, जिनमें सबसे पहली परिभाषा मैं गार्नर की ले रही हूँ। गार्नर कहते हैं कि संसदीय शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति तथा अंतिम रूप में निर्वाचक मंडल के प्रति अपने राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होता है, और राज्य का प्रधान नाम मात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। इस परिभाषा में हमें देखने को मिल रहा है कि वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति और निर्वाचक मंडल के प्रति अपने राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होता है। राज्य का प्रधान नाम मात्र का और अनुत्तरदायी होता है। ये जो शासन व्यवस्थाएं जिन देशों में कार्य कर रही हैं उनमें है भारत, इंग्लैंड, जापान, कनाडा,
आदि देशों में संसदात्मक शासन व्यवस्थाएं कार्य कर रही हैं। फिर हम दूसरी परिभाषा पे आते हैं जो गैटले ने दी है। तो गैटले के अनुसार संसदात्मक शासन में शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि आधुनिक राज्यों की व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं, अतः मंत्रिमंडल वास्तव में उस सदन के नियंत्रण में होता है जिसे वित्तीय मामलों पर अधिक शक्ति प्राप्त होती है और जो निर्वाचकों का भी अधिक सीधे ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास समुचित शक्तियाँ होती हैं। फिर हम इसकी विशेषताओं पर आते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका का भेद। यानी 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं, नाम मात्र और वास्तविक। नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो सम्राट है और राष्ट्रपति भी हम इसे भारत के संदर्भ में ले सकते हैं। और जैसे इंग्लैंड में जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत है, भारत में जो राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित है, इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। फिर दूसरी बात, जो वास्तविक कार्यपालिका है उसका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है और सभी शक्तियां वास्तविक कार्यपालिका में ही निहित होती हैं। अगली विशेषता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। तो इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक न होकर परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। कार्यपालिका की नियुक्ति व्यवस्थापिका में से ही की जाती है और कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को उसके पद से हटा सकती है। दूसरी ओर कार्यपालिका केवल प्रशासन संबंधी कार्य ही नहीं करती है वरन कानून निर्माण से संबंधित सभी कार्यों में भाग लेती है। अगली विशेषता है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। इस शासन में कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक व्यवस्थापिका का विश्वास उसमें होता है। फिर है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदात्मक व्यवस्था का एक अन्य सिद्धांत संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। प्रशासनिक नीति निश्चित रूप से निश्चित करने का कार्य मंत्रिमंडल तथा उसका सामूहिक रूप से किया जाता है। मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है। सभी मंत्री एक दूसरे के निर्णय और कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि संसद का निम्न सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। फिर है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री अपने अधीन विभाग का प्रबंधक होता है, अतः उसे व्यक्तिगत रूप से उस विभाग को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहना होता है। फिर है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री का नेतृत्व इस पद्धति की उस महत्वपूर्ण विशेषता और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। वह मंत्रियों को नियुक्त करता है, उनके विभागों का वितरण करता है, उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है, उनके विभागों का निरीक्षण करता है और उन्हें पदच्युत भी करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी उन राजनीतिक खिलाड़ियों की टीम का नेता होता है जिसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल राजनीतिक खेल खेलता है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संसदात्मक शासन व्यवस्था कार्य करती है। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि इसकी जो विशेषताएं हैं उनमें ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध है, नेतृत्व प्रधानमंत्री का है और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है जो भी विभाग के मंत्री हैं उनका, और मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता है। जब तक व्यवस्थापिका का विश्वास है तब तक वो रहेगा, विश्वास समाप्त होते ही कार्यपालिका भी अपना पद छोड़ देगी। फिर है दोनों में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध, वो हमें देखने को मिलता है। और दूसरा वास्तविक और नाम मात्र कार्यपालिका का भेद, जो कि आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। धन्यवाद।